नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिल मेंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि जयेश रावत गुस्सा हो रहा था क्योंकि बचपन में हर्षवर्धन को मारने का प्लान अनाया की मां ने फेल कर दिया था, इसलिए वह उस पर चिल्ला रहा था। जिसे सुनकर अनाया गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, तुम जैसा घटिया आदमी यही सोच सकता है। तुमने तब भी हार नहीं मानी थी। उसे जहर देने के बाद जब वह बच गया तभी तुमने उसे मारने के लिए जंगली इलाके में छोड़ दिया था। वह तो उसे बचपन से ही फिजिकल ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए वहां से जिंदा आ गया। तुम्हें तब भी चैन नहीं पड़ा। तुमने एक शूट आउट में उसे मरवाने की कोशिश की, तभी वह घायल हुआ था। ऐसे तो कितनी बार तुमने उसे मरवाने की कोशिश की और हर बार उसने तुम्हारे हर वार को देल किया और मौत के मुंह से वापस आया। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और जब तुमसे सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नजर आया तो तुमने अंडरवर्ल्ड की दुनिया का साथ दिया और दुश्मन कंपनियों के साथ मिलकर हर्षवर्धन के मॉम डैड का एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें लगा कि माँ बाप के मरने के बाद वह कमजोर हो जाएगा और तुम उसे आराम से मरवा पाओगे, लेकिन तब भी तुम गलत निकले। तुम उसकी ताकत को तब भी नहीं छू पाए थे। ये सुनकर जयेश रावत को खुद पर प्राउड महसूस हुआ और वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, तो उसमें गलत क्या है? ये और उसका बाप मेरे हक की जायदाद पर कुंडली मारकर बैठे थे। रावत खानदान का सब कुछ मेरा था। रावत खानदान की प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए थी। मैं उसका इकलौता वारिस बनना चाहता था। अगर इन लोगों ने पहले ही रावत खानदान का सब कुछ मुझे सौंप दिया होता तो उन्हें इतना सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचता। वही उसकी बेवकूफ़ी सुनकर और उसकी इतनी घटिया बात सुनकर तो हर्षवर्धन के आसपास का ओरा खतरनाक होने लगा था और वह डरावनी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे वह अभी उसे मार डालेगा। अनाया, जो हर्षवर्धन के गुस्से को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी, वह उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ हर्ष, इस बेकार इंसान के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तभी जयेश रावत जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम कुछ भी कर लो, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ ही वक्त में तुम्हारी दादी तुम्हें फोन करेगी और खुद कहेगी हमें छोड़ने के लिए। तुम मानो या ना मानो, हमारे शरीर में रावत खानदान का खून दौड़ता है और यह बात हमें कभी मरने नहीं देगी। इतना बोलकर वो और जोर जोर से हंसने लगा। वही हर्षवर्धन को और गुस्सा दिलाने के लिए जयेश रावत आगे बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम रावत खानदान के लिए बहुत खास हो? बिल्कुल नहीं। रावत खानदान की उस बुढ़िया के लिए बस अपने परिवार की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। वो उसके लिए हर चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप की मौत की खबर मिली थी उसे तब भी पता चल गया था कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। यहाँ तक कि उसे तो कुछ सबूत भी मिले थे, लेकिन तुम्हें पता है वह सबूत उस बुढ़िया ने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि अगर वह न्यूज़ बाहर आ जाती तो रावत खानदान के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता कि रावत खानदान के लोग आपस में ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं और सौतेले बेटे ने असली बेटे को मार दिया और कोई भी रावत खानदान पर यकीन नहीं करता और इसका असर कंपनी पर भी पड़ता। इसीलिए उस बुढ़िया ने खानदान की प्रतिष्ठा के लिए उन सभी सबूत को नष्ट कर दिया। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वही उसकी बात अनाया को भी इस बार गुस्सा दिला दी। जाहिर सी बात है, कौन सी माँ अपने ही बेटे के मौत के सबूत को छुपाती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर अभी मीनल देवी सामने होती तो वह उसका दिमाग खोलकर देखती। तभी हर्षवर्धन, जिसे इतना गुस्सा रहा था कि वह अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वह एकदम अपनी आंखें बंद करता है और अनाया से लिपट जाता है, जैसे वह खुद को शांत कर रहा हो। तभी पवन रावत, जो अपने पिता की बात से होश में आया था, वह डरावनी आवाज में बोला, डैड, क्या सच में अपने सिंपैथी के लिए मुझ पर हमला करवाया था? क्या आपके लिए मेरी जान इतनी सस्ती है? ये सुनकर जयेश रावत को भी कुछ एहसास हुआ। वह नामे सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ये लड़की बकवास कर रही है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, यहाँ पर तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने कितनी बार उसे नुकसान पहुंचा है। वैसे भी तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी लगाव नहीं है। तुम्हें बस पैसा, पावर और प्रॉपर्टी चाहिए। बातों उसी के लिए जीते हो। अगर कोई अभी तुम्हें ये कहे कि अपने बेटे को मार दो, तुम्हें रावत खानदान मिल जाएगा, तो तुम एक पल नहीं लगाओगे इसे जान से मारने से पहले। इसीलिए इतना महान दिखाने की एक्टिंग करना बंद करो।
तभी जयेश रावत बोला, बकवास करना बंद करो, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी उन लोगों के कानों में हर्षवर्धन की डरावनी आवाज आई, ठीक है तो चलो देखते हैं कि तुम कितना प्यार करते हो। फिर एक गन नीचे फेंकते हुए बोला, इसमें एक गोली है, तुम दोनों में से डिसाइड कर लो, किसी जिंदा रहना है और किसे मरना है। जो जिंदा रहेगा मैं उसे यहाँ से बाहर जाने दूंगा। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर वहां पड़े दोनों आदमियों के चेहरे पर चमक आ गई। पवन रावत अभी सोच ही रहा था कि वह गन को हाथ में ले ले, उसे पहले ही जयेश रावत हाथ में गन लेते हुए बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं ही बाहर जाऊंगा। तभी पवन रावत बोला, लेकिन डेड मैं आपका बेटा हूँ, वैसे भी आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, अभी मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आप मुझे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर जयेश रावत गुस्से में बोला, मेरे लिए मेरे बदले से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, मुझे अभी भी रावत खानदान हासिल करना है और वह तभी हासिल कर पाऊंगा जब मैं जिंदा रहूंगा। और बेटे तो क्या है, मैं जितना चाहूं उत्तर पैदा कर सकता हूं। ये सुनकर पवन रावत का दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि उसके डैड सबसे ज्यादा उसी को प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते आए थे, उसके हर गलत काम को छुपाते आए थे, यहाँ तक कि वह उसकी बहन पायल को कभी कभार डांट देते थे या फिर उसे धमकाते थे, लेकिन वह पवन रावत को कभी कुछ नहीं कहते थे। और उसकी माँ भी अपने बेटे को अपनी आंखों का तारा समझती थी। इसलिए पवन रावत को लग रहा था कि उसके डैड हमेशा उसे ही सबसे ऊपर रखेंगे। उन दोनों की ऐसी हरकत को देखकर अनाया को हंसी आ रही थी। थोड़ी देर पहले वह हर्षवर्धन को दिमागी तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि उसकी दादी कभी भी खानदान के ऊपर उसे नहीं चुनेगी, लेकिन कुछ ही लफ्जों में हर्षवर्धन ने उन दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। उसे अपने पति का ये हुनर बहुत पसंद आया था। वह हल्का से पीछे झुकते हुए धीमी आवाज में बोली, जान मुझे तुम्हारा ये टैलेंट पसंद आया। इतना बोलकर वह किसी की नज़र में आए बिना ही एक हल्की सी किस उसके गाल पर कर के वापस सामने देखने लगी। वही अपने गंभीर माहौल में भी अपनी बीवी को इतना नटखट देखकर हर्षवर्धन को उस पर प्यार आ रहा था। उसका बस चलता तो वह सब कुछ एक झटके में खत्म करके अपनी बीवी को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता। लेकिन इतने सालों की दुश्मनी वह झटके में खत्म नहीं करना चाहता था। वह इतने साल तड़प था, उसने हर वक्त मौत का खौफ देखा था, तो भला वह इन दोनों को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। तभी पवन रावत अपने पिता के हाथ से गन छीनने के लिए आगे बढ़ रहा, लेकिन जयेश रावत फुर्तीला था। उसने तुरंत एक गोली पवन रावत के दिल के पास चला दी और पवन तुरंत पीछे गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। वहीं अपने बेटे की मौत पर भी सुरेश रावत के चेहरे पर हल्की शिकन नहीं थी, बस थोड़ा अफसोस था। आखिरकार अगर वो जोड़ होता तो उसके लिए कम कर सकता था। वह तुरंत हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, तुमने ही जैसा कहा मैंने कर दिया, मैंने इसे मार दिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर हर्षवर्धन जोर जोर से हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें कब जाने दूंगा, यह नहीं कहा था। फिर वो खड़ा हुआ और अनाया को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, रजत यहाँ की चीजों को हैंडल करो, पता चलना चाहिए कि हेल मैंशन में रहना इतना भी आसान नहीं है। उसका हर दिन ऐसा गुजरा चाहिए कि वह मौत की भीख मांगे। इतना बोलकर वह एक नज़र पवन रावत की डेड बॉडी की ओर देखकर बोला, इसे यहाँ से हटाओ, और वह अनाया के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में अनाया हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मायूसी देख सकती थी। वह उसे देखते हुए प्यार से बोली, क्या बात है, कुछ हुआ है? तभी हर्षवर्धन अपना चेहरा अनाया की ओर करके उसके सामने फोन कर देता है। दरअसल हर्षवर्धन के फोन में निहाल देवी के 20 से ज्यादा फोन थे और वह बहुत अच्छे से जानते थे कि वह ये जानना चाहती थी कि जयेश रावत के साथ क्या हुआ, इसलिए इतने सारे फोन किए होंगे उन्होंने। ये देखकर हर्षवर्धन के लिए अनाया को भी बुरा महसूस हुआ। उसने उसके सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, जान इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी सबसे पहले प्राइवेट ड्यूटी रहोगे और उसके बाद हमारे बच्चे। इतना बोलकर उसने उसका हाथ लेकर अपने पेट पर रख लिया। जैसा कि अनाया ने सोचा था, तुरंत हर्षवर्धन का ध्यान अपनी दादी की फोन कॉल से हट गया और अनाया के चेहरे पर चला गया। वह उसे देखते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, बीवी तुम आजकल कुछ ज्यादा ही प्यारी और खूबसूरत होती जा रही हो, तुमने कुछ ज्यादा ही मुझ पर जादू कर दिया है।
इतना बोलकर वह उसे किस करने लगा। थोड़ी ही देर में वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून लेने लगे। क्या मीनल देवी करेगी कोई नई मुसीबत खड़ी? और क्या होगा जब जयेश रावत बाहर जाएगा? क्या कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।